रमेश जी, इस जमीन का बंटवारा कर दीजिए। मुझे रुपये की बहुत जरूरत है। बड़ी बहू, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें रुपये की जरूरत पड़ गई? अगर कोई समस्या आ गई है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रमेश जी की बात सुनकर सुमन फूट फूट कर रोने लगी। बड़ी बहू को इस तरह रोता हुआ देखकर रमेश प्रसाद जी बहुत परेशान हो गए। और फिर सुमन ने जो बताया, उसे सुनकर रमेश प्रसाद जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। रमेश प्रसाद शर्मा का छोटा सा परिवार है, जिसमें दो बेटे अजय शर्मा और विक्रम शर्मा, दो बहुएं सुमन शर्मा और नेहा शर्मा, और एक पोता रवि शर्मा है। रमेश प्रसाद की पत्नी शांति शर्मा एक बीमारी के चलते 4 साल पहले, यानी 2020 में उन्हें छोड़कर चली गई थीं। तब उनके बड़े बेटे अजय की शादी सुमन से हो चुकी थी। शांति जी के चले जाने के बाद पूरा परिवार टूट गया था। विक्रम अपनी माँ का बहुत लाडला था। उसे संभालने में थोड़ा समय लगा, लेकिन सुमन की वजह से वह संभल गया। सुमन ने विक्रम को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वह भाभी बनकर नहीं, बल्कि माँ बनकर विक्रम का ख्याल रखती थी। इसीलिए विक्रम अपनी भाभी को भाभी माँ कहकर बुलाता था। शांति जी को गुजरे हुए 2 साल हो गए थे। सुमन ने बड़ी बहू होने की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह निभाई थी। उसने पूरा घर बहुत अच्छे से संभाल लिया था, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया था। रमेश प्रसाद जी का बड़ा बेटा अजय, जो अब 35 साल का है, एक अध्यापक है, और उनका छोटा बेटा विक्रम, जो 30 साल का है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सुमन, जो 32 साल की है, ने भी B.Ed कर रखा था, लेकिन अभी तक उसे ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि वह फॉर्म भर सके और टीचर की परीक्षा पास कर सके। धीरे धीरे दिन गुजरते चले गए और फिर एक दिन विक्रम के लिए रिश्ता आया। रमेश प्रसाद जी ने लड़की की फोटो विक्रम को दिखाई तो विक्रम ने कहा, पापा, मैं किसी को पसंद करता हूं और मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। उसका नाम नेहा है और वह मेरे साथ मेरे ही ऑफिस में काम करती है। रमेश प्रसाद जी ने कहा, बेटा, ठीक है, जब तुम अपनी पसंद से शादी करना चाहते हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। क्या तुम एक बार हम लोगों को भी नेहा से मिलवा सकते हो? हाँ हाँ पापा, क्यों नहीं। मैं रविवार को उसे यहाँ बुला लेता हूँ। आप सब लोग उससे मिल लें। चलो ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं जरा अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। रमेश प्रसाद जी अपने दोस्तों से मिलने के लिए बाहर चले गए। उसके बाद विक्रम अपनी भाभी के पास गया और बोला, भाभी माँ, मैं आपसे किसी को मिलाना चाहता हूँ। सुमन ने पूछा, देवर जी, कौन है जिससे आप मुझे मिलाना चाहते हैं? तो विक्रम ने बताया, भाभी माँ, आज पापा ने मुझसे शादी के लिए कहा तो मैंने उन्हें बता दिया कि मैं नेहा को पसंद करता हूँ। इसीलिए पापा नेहा से मिलना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पापा से मिलवाने से पहले मैं नेहा को आपसे मिलवा दूं। आप नेहा से मिल लीजिए और फिर बताइए वह आपको कैसी लगी। उसके बाद ही मैं भैया और पापा से मिलवाऊंगा। सुमन ने कहा, देखिए देवर जी, मुझे मिलने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो बात यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसा तो है नहीं कि अगर मुझे वह लड़की पसंद नहीं आएगी तो तुम उससे शादी नहीं करोगे। देवर जी, जब प्यार किया है तो फिर शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। अच्छा अच्छा, ठीक है भाभी, मैं सिर्फ आपसे ही नहीं बल्कि घर में सभी लोगों से मिलवा देता हूँ। इस रविवार को मैं उसे घर पर बुला रहा हूँ। ठीक है देवर जी, आप उसे बुला लीजिए। हम सभी लोग उससे मिल लेंगे और उसी समय शादी भी तय कर देंगे। एक काम और करो देवर जी, नेहा के साथ साथ उसके मम्मी पापा को भी बुला लेना। ठीक है भाभी, कहकर वह अपने कमरे में चला गया। रविवार को नेहा, जो 28 साल की थी, अपने मम्मी पापा के साथ विक्रम के घर आई। नेहा देखने में बहुत सुंदर थी और फिर जिस तरह से वह व्यवहार कर रही थी, उसे देखकर वह सभी को बहुत पसंद आई। सुमन को भी नेहा से मिलकर बहुत खुशी हुई। वह मन ही मन सोच रही थी कि अब कोई उसका साथ देने वाला आ जाएगा। दोनों की शादी तय हो गई और फिर कुछ दिनों बाद विक्रम और नेहा की शादी 2021 में बहुत धूमधाम से संपन्न हो गई। शादी इतने भव्य तरीके से हुई थी कि सभी लोग तारीफ कर रहे थे। विक्रम अपनी माँ शांति जी का बहुत लाडला था, इसीलिए शांति जी हमेशा से चाहती थीं कि उसकी शादी बहुत धूमधाम से हो। इसीलिए रमेश प्रसाद जी ने अपनी स्वर्गीय पत्नी की इच्छा को पूरा किया। नेहा ने छोटी बहू बनकर रमेश प्रसाद शर्मा निवास में गृह प्रवेश किया। 2 दिनों में सारी रस्में पूरी हो गईं। उसके बाद विक्रम और नेहा हनीमून के लिए मालदीव निकल गए।
शादी के बाद का घर था, इसीलिए पूरी तरह से फैला हुआ था। उसे सही करने में सुमन को लगभग 1 हफ्ते का समय लगा। इस 1 हफ्ते में सुमन ने अपने पूरे घर को चमका दिया था। रमेश प्रसाद जी मन ही मन सोचते थे, जरूर पिछले जन्म में उन्होंने बहुत पुण्य के काम किए होंगे, जो उन्हें बड़ी बहू के रूप में सुमन मिली। अगर कभी सुमन को किसी की बात का बुरा लगता, तो वह अपनी बात को सबके सामने रखना बहुत अच्छी तरह जानती थी। वह किसी भी बात पर अपना आपा नहीं खोती थी, बल्कि उस समस्या का समाधान करती थी। विक्रम और नेहा अपने हनीमून से वापस आ चुके थे। 2 दिनों बाद नेहा अपने मायके चली गई थी और विक्रम की भी छुट्टियां खत्म हो गई थीं, इसीलिए वह वापस पुणे चला गया। एक दिन सुमन छत पर कपड़े सुखाने जा रही थी। वह सीढ़ियों पर चढ़ने ही वाली थी कि अचानक उसे चक्कर आ गया और वह गिर पड़ी। अजय तैयार होकर बाहर आ रहा था। जैसे ही उसने देखा कि सुमन गिर गई है, उसने दौड़कर सुमन को उठाया और अपने पापा को बुलाया। सुमन को कमरे में ले गया और उसके ऊपर पानी की छींटे मारे। थोड़ी देर में सुमन को होश आ गया। अजय ने सुमन से पूछा, क्या हुआ सुमन? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? सुमन ने कहा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से पता नहीं क्यों मुझे चक्कर आ रहे हैं और उल्टी जैसा महसूस होता है। अजय ने कहा, चलो सुमन, मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा देता हूं। रिस्क लेना ठीक नहीं है। कई बार छोटी छोटी बीमारियों पर हम ध्यान नहीं देते और फिर आगे चलकर वह विकराल रूप धारण कर लेती हैं। अजय सुमन को लेकर अस्पताल गया। वहां पता चला कि सुमन मां बनने वाली है। घर में खुशियों का माहौल हो गया था। सुमन ने विक्रम को फोन करके बताया कि वह चाचा बनने वाला है। इस बात से विक्रम भी बहुत खुश था, लेकिन नेहा के चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह खुश थी। नेहा जब अपने मायके गई थी तो वह वहीं से पुणे चली गई थी। ससुराल वापस नहीं आई थी, क्योंकि जब उसके पिता ने उसे फोन करके बुलाया था तो उसने कहा था कि विक्रम के बिना उसका वहां मन नहीं लगता। इसीलिए वह वहां नहीं आएगी, बल्कि सीधे विक्रम के पास पुणे जा रही है। और जैसा नेहा ने कहा था, उसने बिल्कुल वैसा ही किया। वह सीधे विक्रम के पास पुणे चली गई। रमेश प्रसाद जी और अजय अपने छोटे मोटे काम खुद ही कर लिया करते थे, जिसकी वजह से सुमन के काम का बोझ थोड़ा कम हो जाता था। धीरे धीरे करके 8 महीने गुजर गए। एक दिन अचानक सुमन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। अजय तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने बताया कि अब उसे पूरी तरह से बेड रेस्ट की जरूरत है। अजय ने स्कूल से 1 महीने की छुट्टी ले ली थी, सुमन की देखभाल करने के लिए। रमेश प्रसाद जी ने एक दिन विक्रम को फोन किया और उससे कहा, नेहा से कह दो 15 दिनों की छुट्टी लेकर बहू के पास आ जाए। डॉक्टर ने बड़ी बहू को पूरी तरह बेड रेस्ट करने के लिए कहा है, इसीलिए इस समय घर पर एक औरत का होना बहुत जरूरी है, तो तुम नेहा को यहां भेज दो। ठीक है पापा, मैं नेहा से कहता हूं, वह आ जाएगी, कहकर रमेश प्रसाद जी ने फोन काट दिया। विक्रम ने नेहा को बताया, नेहा, तुम कुछ दिनों के लिए भाभी के पास चली जाओ, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। नेहा ने तुरंत कहा, मैं कहीं नहीं जाने वाली। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं वहां जाकर उनकी नौकरानी बन जाऊं। नेहा, वह तुम्हारा भी घर है और भाभी भी तुम्हारी अपनी है, तो अगर तुम उनका काम कर दोगी तो नौकरानी नहीं बन जाओगी। विक्रम, देखो, मुझे घुमा फिराकर बात करनी नहीं आती। अगर उन्हें घर में किसी की मदद की जरूरत है तो एक मेड क्यों नहीं रख लेते, जब तक भाभी को बच्चा नहीं हो जाता, और फिर मुझे फालतू में छुट्टी नहीं खत्म करनी। अभी मुझे अपने मायके भी जाना है। तुम्हें पता है ना कि मम्मी का जन्मदिन आने वाला है और उन्होंने मुझसे बहुत पहले ही कहा था आने के लिए। इसीलिए मैं तुम्हारी भाभी के पास नहीं जा सकती। तुम पापा जी को फोन करो और उनसे कह दो कि घर पर काम करने के लिए एक मेड रख लें। विक्रम को नेहा की यह बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थीं। उसने नेहा से कहा, नेहा, तुम्हें पता है ना, माँ के गुजर जाने के बाद भाभी ने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वह मेरे लिए सिर्फ भाभी नहीं, मेरी भाभी माँ है। आज उनकी जरूरत है और तुम यह सब कह रही हो। इस बात को लेकर विक्रम और नेहा में थोड़ी बहस हो गई। विक्रम ने अपने पापा को फोन करके कहा, पापा, कुछ क्लाइंट बाहर से आ रहे हैं, इसीलिए नेहा को छुट्टी नहीं मिल पा रही है। अगर आप कहें तो मैं छुट्टी लेकर आ जाता हूँ। बेटा, अगर तुम अपनी भाभी से मिलना चाहते हो तो आ जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन इस समय तो घर में किसी औरत की जरूरत थी। अगर नेहा आ जाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अगर उसे छुट्टी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, आखिर काम भी तो जरूरी है।
रमेश प्रसाद जी बहुत अच्छी तरह समझ गए थे कि नेहा जानबूझकर घर नहीं आना चाहती, लेकिन विक्रम कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आ गया। विक्रम को देखकर सुमन बहुत खुश हो गई थी, लेकिन जब उसने देखा कि नेहा नहीं आई, तो उतनी ही उदास भी हो गई, क्योंकि सुमन मन ही मन सोच रही थी कि नेहा अभी तक इस घर में नहीं रही। कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरी मुसीबत में तो आएगी ना। विक्रम ने अपनी भाभी माँ से उनके हालचाल पूछे और फिर बोला, भाभी, नेहा को छुट्टी नहीं मिली, इसीलिए वह नहीं आ सकी। मैंने यहाँ आने से पहले ही अपने दोस्त को फोन कर दिया था। उसे एक मेड का इंतजाम करने को कह दिया है। आज शाम तक या कल सुबह तक बता देगा। अजय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तो फिर उसने अपनी सासू माँ को फोन किया और उन्हें सब कुछ बताया। तो उन्होंने कहा, विक्रम बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं आज शाम को ही तुम्हारे पापा जी से बात करती हूँ और दोपहर तक आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी, कहकर विक्रम ने फोन रख दिया। सुमन की मम्मी ने सुमन के पापा को सारी कहानी बताई, तो उन्होंने कहा, तुम जल्दी से सुमन बिटिया के पास जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है। यहाँ की तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। अगले दिन दोपहर तक सुमन की मम्मी उसके पास पहुंच गई। सुमन की मम्मी को देखकर रमेश प्रसाद जी ने भी सुकून की सांस ली, क्योंकि अभी तक उन्हें अपनी सुमन बहू की बहुत चिंता हो रही थी। सुमन की मम्मी उसके कमरे में गई। जब सुमन ने अपनी मम्मी को देखा, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मम्मी, आप यहाँ कैसे? और पापा नहीं दिखाई दे रहे। पापा को आप घर पर अकेले छोड़कर चली आई? मम्मी, आपको पता है ना कि पापा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। फिर आप अकेले कैसे आ गईं? उनकी देखभाल कौन करेगा? उन्होंने कहा, सुमन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हैं, और अगर उन्हें कोई दिक्कत होगी तो वह यहाँ आ जाएंगे। ठीक है मम्मी, लेकिन आप ये बताओ कि आपको किसने फोन किया? मैंने तो आपको कुछ भी नहीं बताया। फिर आप यहाँ कैसे? उन्होंने कहा, बेटा, कल दामाद जी का फोन आया था। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया, इसीलिए मैं आ गई। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सुमन ने अपनी मम्मी को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। तभी विक्रम कमरे में आ गया। उसने बोला, भाभी, मेड का इंतजाम नहीं हो पा रहा। लगता है 1-2 दिन का समय लगेगा। तो सुमन की मम्मी ने कहा, बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेड की कोई जरूरत नहीं है। जब तक सुमन को बच्चा नहीं हो जाता, तब तक मैं यहीं रहूंगी। ठीक है आंटी जी, बोलकर विक्रम वहां से चला गया। अभी 1 हफ्ता ही गुजरा था कि सुमन को फिर से दर्द शुरू हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कहा, हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा और माँ दोनों को खतरा हो सकता है। सुमन को ओटी में ले जाया गया और वहां सुमन ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सबके चेहरों पर खुशियां साफ दिखाई दे रही थीं। सभी लोग अस्पताल से घर आ गए। छठी का कार्यक्रम होने वाला था, इसीलिए विक्रम ने नेहा से कहा, नेहा, मुझे तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं सुनना। कुछ दिनों की छुट्टी लेकर चुपचाप यहां आ जाओ। नेहा समझ गई थी कि विक्रम नाराज है, इसीलिए उसने कहा, ठीक है, मैं 15 दिन की छुट्टी लेकर आती हूं। नेहा जब घर पर आई, तो उसे देखकर सुमन बहुत खुश हो गई। रमेश प्रसाद जी नेहा को देखकर मन ही मन सोच रहे थे, नेहा बहू, तुमने मेरी बड़ी बहू का साथ न देकर अच्छा नहीं किया। उन्होंने नेहा से कुछ भी नहीं कहा। छठी का कार्यक्रम बहुत अच्छे से समाप्त हो गया था। सुमन के बेटे का नाम रवि शर्मा रखा गया। छठी के कार्यक्रम के बाद सुमन की मम्मी अपने घर वापस चली गई थीं, और अब घर की जिम्मेदारी नेहा पर आ गई थी। पास में ही एक चाची रहती थीं, जो रवि की देखभाल करने के लिए आ जाया करती थीं। लगभग 15 दिनों तक उन्होंने रवि की मालिश की, उसे नहलाया, उसका सारा काम वही करती थीं। नेहा बच्चे को थोड़ी देर तक अपनी गोद में लेती और फिर तुरंत सुमन को दे देती। कहती, भाभी, बच्चे को लेने में मुझे डर लगता है। अब सुमन धीरे धीरे अपने काम करने लगी थी, इसीलिए नेहा ने कहा, भाभी, अब मेरी छुट्टी खत्म हो गई है और मुझे भी विक्रम के साथ वापस पुणे जाना होगा। सुमन ने कहा, नेहा, तुम मेरे पास इतने दिनों तक रही, मेरा ध्यान रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो विक्रम ने तुरंत कहा, भाभी, आपको धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपने भी तो अभी तक मेरा ख्याल रखा था ना। तो मैंने कभी आपको धन्यवाद कहा क्या? तो फिर आप नेहा को धन्यवाद क्यों कह रही हैं? आखिर नेहा भी तो इसी घर की सदस्य है।
रमेश प्रसाद जी ने कहा। सही कह रहे हो बेटा, अगर अपने ही अपनों के काम नहीं आएंगे तो फिर दूसरा कौन करेगा? नेहा मन ही मन सोच रही थी, इन लोगों के प्रवचन खत्म हो तो मैं यहां से जाऊं और अपनी पैकिंग शुरू करूं, लेकिन इन लोगों के प्रवचन तो खत्म ही नहीं हो रहे। तभी नेहा ने कहा, आप लोग बात कीजिए, मैं जाकर अपनी पैकिंग कर लेती हूँ, उसमें भी समय लगेगा। तो सुमन ने कहा, नेहा जाओ, तुम अपनी पैकिंग कर लो। नेहा वहां से चली गई, लेकिन विक्रम अपनी भाभी की गोद में सिर रखकर लेटा रहा। भाभी माँ, रवि के आ जाने से मेरे लिए आपका प्यार कम तो नहीं हो जाएगा ना? कैसी बातें कर रहे हो देवर जी, मेरे लिए मेरे पहले बच्चे तो आप ही रहेंगे। रमेश प्रसाद जी सोच रहे थे, कितना खुशकिस्मत हूं मैं, जो मुझे ऐसी बहू मिली जिसने मेरे बेटे को अपना बेटा माना और उसे एक माँ का प्यार दिया। रमेश प्रसाद जी वहां से चले गए। नेहा की पैकिंग हो गई थी, शाम को उनकी फ्लाइट थी, इसीलिए वह दोनों तैयार हो गए। सुमन रवि को गोद में लिए हुए बाहर हॉल में आई। विक्रम ने उसे गोद में ले लिया और थोड़ी देर तक उसके साथ खेलता रहा। फिर उसने कहा, भाभी, अब हमें निकलना होगा, नहीं तो लेट हो जाएगा। विक्रम ने कैब बुक की और उसमें बैठकर दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। अजय ने अपनी 1 महीने की छुट्टी और बढ़वा ली थी। रमेश प्रसाद जी रवि के साथ खेलते रहते थे और सुमन धीरे धीरे घर के काम किया करती थी। अजय भी घर के काम में सुमन की मदद कर देता था। धीरे धीरे करके रवि 1 महीने का हो गया था और सुमन भी लगभग स्वस्थ हो गई थी। इसीलिए अजय स्कूल जाने लगा, क्योंकि उसकी लगभग 1.5 महीने की छुट्टियां हो चुकी थीं। सुमन ने एक बार फिर अपने घर को पूरी तरह संभाल लिया। रमेश प्रसाद जी और अजय ने राहत की सांस ली। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। नेहा साल में एक ही बार आती थी, वह भी सिर्फ 2-4 दिनों के लिए। लेकिन विक्रम साल में 2 बार तक मिलने के लिए आ जाया करता था, जो सुमन को बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे दिन गुजरते चले गए और 2024 तक रवि 3 साल का हो गया। इधर पुणे में विक्रम और नेहा भी माता पिता बन गए थे। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी, जिसका नाम था अनन्या, जो अब 2 साल की थी। कहते हैं, सुख के दिन कब पंख लगाकर उड़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सुमन अब रवि में व्यस्त रहने लगी थी और रमेश प्रसाद जी, जो अब 65 साल के थे, के लिए तो रवि एक खिलौना था। वह दिन भर उसके पीछे भागते रहते थे और रवि अपने दादाजी को दौड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। कभी कभी सुमन रवि को डांट देती थी कि वह अपने दादाजी को इतना परेशान न किया करे। जब रवि नहीं मानता तो सुमन कहती, पापा जी, आप रवि के पीछे इतनी दौड़ भाग मत किया करो। मैंने आपको कई बार रात में पैर दबाते हुए देखा है। आपके पैर दर्द होने लगते हैं, फिर भी आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? तभी रमेश प्रसाद जी कहते, ठीक है बेटा, मैं ध्यान रखूंगा, मैं उसके साथ बैठकर खेलूंगा। विक्रम जब नेहा और अनन्या के साथ घर आता तो रवि अनन्या के साथ खेलने की जिद करता था, लेकिन नेहा अनन्या को रवि के साथ ज्यादा देर तक खेलने नहीं देती। इस बात से रमेश प्रसाद जी को बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि वह अपने पोते और पोती दोनों के साथ खेलना चाहते थे। लेकिन नेहा ज्यादातर अनन्या को अपने पास ही रखती थी। जब वो लोग चले जाते तो कुछ दिनों बाद रमेश प्रसाद जी सब कुछ भूल जाते और सामान्य हो जाया करते थे। सुमन ने नेहा को कई बार समझाने की कोशिश की कि जब वह यहाँ आया करे तो अनन्या को उसके दादाजी के साथ खेलने दे, क्योंकि वैसे तो अनन्या हमेशा तुम्हारे पास ही रहती है। 2-4 दिनों के लिए ही तो तुम यहाँ आती हो, तब भी तुम अनन्या को अपने से चिपकाए रखती हो। सुमन के मुंह से यह सुनकर नेहा बहुत गुस्सा हो जाया करती थी और कहती, भाभी, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी अनन्या किसके साथ खेलेगी, किसके साथ नहीं। मेरी बच्ची है, मैं उसका ध्यान रखना बहुत अच्छे से जानती हूँ। आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आप अपना देखो, मैं अपना देख लूंगी। यह सुनकर सुमन चुप हो जाती। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरते चले जा रहे थे। रवि अब 3 साल का हो गया और अनन्या भी 2 साल की हो गई। एक दिन रमेश प्रसाद जी ने कहा कि वह अपने दोस्त के साथ 1 महीने के लिए उनके बेटे के यहाँ सिंगापुर जा रहे हैं। यह सुनकर सुमन थोड़ी परेशान हो गई। उसने पूछा, पापा जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं? तो रमेश प्रसाद जी बोले, बेटा, तुम्हारे रहते हुए मुझे कभी कोई परेशानी हो सकती है क्या? वह मेरा दोस्त है ना सुरेश, वह बहुत जिद कर रहा है और सिंगापुर घूमने का मेरा भी बहुत मन है। ठीक है पापा जी, कब जाना है?
2 दिनों बाद जाना है। और फिर 2 दिनों बाद यानी जुलाई 2024 में रमेश प्रसाद जी अपने दोस्त सुरेश के साथ सिंगापुर चले गए। एक दिन अजय स्कूल से घर आया तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। सुमन अजय को लेकर अस्पताल गई। वहां अजय के कुछ टेस्ट किए गए तो पता चला कि अजय को ब्रेन कैंसर हो गया है, इसीलिए उसका इलाज तुरंत शुरू करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर ने इस बात की तसल्ली दी थी कि अभी उसका यह पहली स्टेज का कैंसर है, इसीलिए अजय को बचाया जा सकता है। सुमन के पैरों तले से तो जमीन ही खिसक गई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह दोनों अस्पताल से घर आ चुके थे। सुमन ने कहा, अजय, अब हमें पापा जी को बताना पड़ेगा। तो अजय ने कहा, सुमन, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी पापा को कुछ भी नहीं बताना। उन्हें आने में बस 10 दिन बचे हैं। उन्हें आराम से घूम फिर कर आने दो। उसके बाद वैसे भी वह परेशान होने वाले हैं। सुमन ने कहा, ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। सुमन ने अजय से पूछा, अजय, हमारे अकाउंट में कितने रुपए होंगे? तुम्हें तो पता है ना, कैंसर का इलाज करवाने में बहुत रुपए लगते हैं। हमें उसका इंतजाम भी तो करना पड़ेगा। तो अजय ने कहा, सुमन, मैं जितना कमाता हूं उतना तो घर में खर्च ही हो जाता है। मेरे अकाउंट में लगभग 5 लाख रुपए होंगे, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अजय, डॉक्टर ने तो कहा था ऑपरेशन करने में कम से कम 20 लाख रुपए लगेंगे, तो इतने रुपए हम कहां से लाएंगे? अजय और सुमन के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थीं। सुमन ने विक्रम के पास फोन किया, लेकिन फोन विक्रम ने नहीं, बल्कि नेहा ने उठाया। सुमन ने नेहा को सारी बात बताई तो नेहा ने कहा, भाभी, हमारे पास तो बिल्कुल भी रुपए नहीं हैं। यहाँ पुणे में रहना बहुत मुश्किल होता है। जितना हम दोनों कमाते हैं उतना खर्च भी हो जाता है। माफ कीजिएगा भाभी, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। भाभी, आप एक काम करो, पापा से कह दो वह जो लखनऊ वाली 1 बीघा जमीन है उसका बंटवारा कर दें और दोनों भाइयों के नाम कर दें। तो आप उस जमीन का आधा हिस्सा बेच देना, उसी से आप भैया का इलाज करवा लेना। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इलाज के दौरान जरूरी तो नहीं कि 20 लाख रुपए ही लगें। पता नहीं कितने रुपए लग जाए। मेरी राय मानो भाभी, तो आप पापा जी से कह दो कि वह इस जमीन का बंटवारा कर दें। सुमन ने कहा, नेहा, विक्रम आए तो एक बार मेरी विक्रम से बात करवा देना। भाभी, इसमें विक्रम से बात करने की क्या जरूरत है? अरे, मुझे भी तो पता है ना कि हमारे अकाउंट में रुपए हैं या नहीं। आज नेहा की बातें सुनकर सुमन को बहुत तकलीफ हो रही थी। नेहा इतनी कठोर कैसे हो सकती है? सुमन समझ नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने 1 हफ्ते की दवाई दी थी। अजय को 1 हफ्ते की दवा खाने के बाद काफी आराम था। 1 हफ्ते बाद जब अजय डॉक्टर को दिखाने गया तो डॉक्टर ने कहा, अभी तक तो सब ठीक ठाक है, लेकिन अजय, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऑपरेशन करा लो, वही अच्छा होगा। जी डॉक्टर साहब, 2 दिनों बाद पापा आने वाले हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। 2 दिनों बाद अगस्त 2024 में रमेश प्रसाद जी अपने घर वापस आ गए। उन्होंने महसूस किया कि घर का माहौल बहुत बदला हुआ लग रहा था। धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई, लेकिन सुमन के चेहरे पर रमेश प्रसाद जी ने एक मुस्कुराहट तक नहीं देखी। अब उन्हें पूरी तरह यकीन हो गया था कि जरूर कोई बात है। सभी लोग रात का खाना खा चुके थे। रवि थोड़ी देर तक अपने दादाजी से सिंगापुर के बारे में पूछता रहा, फिर वह सोने के लिए चला गया। उसके जाते ही रमेश प्रसाद जी ने कहा, सुमन बहू, क्या बात है? तुम मुझे परेशान दिखाई दे रही हो और मैंने देखा अजय भी बहुत परेशान है। कोई बात हुई है क्या? मुझे बताओ ना। तो अजय ने अपने पापा को सारी बात बताई। जैसे ही रमेश प्रसाद जी को पता चला कि उनके बेटे को ब्रेन कैंसर है, उनकी तो जैसे सारी दुनिया ही उजड़ गई थी। सुमन ने देखा रमेश प्रसाद जी के चेहरे से पसीना आने लगा था, तो उसने तुरंत कहा, पापा जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी कैंसर की पहली स्टेज है, इसीलिए ऑपरेशन हो जाएगा तो अजय पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। रमेश प्रसाद और अजय भी अंदर ही अंदर टूट रहे थे, लेकिन वह अपने पापा जी को धैर्य बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। रमेश प्रसाद जी ने अजय से उसकी सारी रिपोर्ट मांगी और अपने दोस्त को भेज दी। रमेश प्रसाद जी के दोस्त सुरेश जी ने वह सारी रिपोर्ट अपने बेटे को भेज दी। जब सुरेश जी के बेटे ने वहां के कैंसर स्पेशलिस्ट को यह रिपोर्ट दिखाई, तो उन्होंने कहा कि परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वह पूरी तरह ठीक हो जाएंगे।
यह सुनकर रमेश प्रसाद जी को थोड़ी सी तसल्ली हुई। सुमन के मन में अभी भी पैसों का इंतजाम करने की बातें चल रही थीं। उसने अभी तक अजय को कुछ भी नहीं बताया था कि नेहा ने उससे क्या कहा था। सुमन मन ही मन सोच रही थी कि विक्रम का अभी तक फोन क्यों नहीं आया। क्या उसे अपने भाई की जरा भी फिक्र नहीं? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि विक्रम इतना बदल जाएगा। अगले दिन अजय स्कूल चला गया तो सुमन ने रमेश प्रसाद जी से कहा, पापा जी, वो जो आपने लखनऊ वाली जमीन विक्रम और अजय के लिए ली थी, उसमें से आधा हिस्सा आप मेरे नाम कर दीजिए। मैं उसे बेचना चाहती हूँ। यह सुनकर रमेश प्रसाद जी को बहुत बड़ा धक्का लगा। उन्होंने कहा, बेटी, मुझे अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए जमीन को बांटने की जरूरत नहीं है। अभी मैं जिंदा हूं। अपने बेटे का इलाज मैं खुद कर सकता हूं। और यह जमीन बेचने की राय तुम्हें किसने दी? तुम्हारे दिमाग में तो यह कभी नहीं आ सकता। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। अब मुझे जो भी बताना वह सच बताना। बेटी, तुम्हें पता है, पिछले 12 सालों से जब से अजय की नौकरी लगी है, उसने आज तक मुझसे खर्चे के लिए 1 रुपया नहीं मांगा। यहां तक कि मैंने कभी उसे देने की कोशिश भी की तो उसने मना कर दिया। मेरी सारी पेंशन आज तक मेरे अकाउंट में पड़ी है। और बेटी, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मेरे अकाउंट में आज 18 लाख रुपए हैं। तुम्हें पता है बेटी, तुम्हारे पापा जी को आज भी 50,000 रुपए पेंशन मिलती है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। अजय का इलाज मैं करवाऊंगा। मेरा बेटा है वह। और रही बात विक्रम की, तो अब उससे मैं बात करूंगा और तुम्हें मेरे और विक्रम के बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। रमेश प्रसाद जी ने विक्रम को फोन करके सब कुछ बताया तो विक्रम फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, पापा जी, नेहा ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। नेहा ने अभी तक जो भी किया, मैंने उसके लिए उसे माफ कर दिया। लेकिन यह बात छुपाकर उसने बहुत गलत किया। इसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। और पापा, मेरे अकाउंट में अभी भी 12 लाख रुपए पड़े हैं। तो फिर नेहा ने कैसे कह दिया कि हमारे पास रुपए नहीं हैं? विक्रम ने अपने पापा का फोन काट दिया। वह कमरे में गया और उसने नेहा से कहा, नेहा, तुम्हारे पास भाभी का फोन आया था। उन्होंने तुम्हें बताया था कि बड़े भैया को ब्रेन कैंसर है। लेकिन तुमने इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई। आखिर क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने की? विक्रम ने तुरंत अपना सामान पैक किया और वह अपने घर के लिए निकल गया। विक्रम ने सुरेश अंकल को फोन किया और उनसे उनके बेटे का नंबर लिया। फिर उसे फोन करके उस डॉक्टर का नंबर लिया जहां अजय की रिपोर्ट दिखाई गई थी। सिंगापुर के डॉक्टर ने कहा, आप उन्हें 1 हफ्ते के अंदर लेकर आ जाइए। हम उनका ऑपरेशन कर देंगे। अगर जल्दी आना संभव हो सके तो जल्दी आ जाना। अगले दिन विक्रम अपने घर के सामने खड़ा था। सुमन ने जैसे ही विक्रम को देखा तो वह उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। विक्रम अपनी भाभी के पैरों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। सुमन ने विक्रम के लिए चाय बनाई और विक्रम ने चाय पी। उसके बाद विक्रम ने कहा, भाभी, भैया का सामान पैक कर दो। मैंने सिंगापुर में डॉक्टर से बात कर ली। हम लोग कल ही सिंगापुर के लिए निकल रहे हैं। रमेश प्रसाद जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? तो विक्रम ने बताया कि उसके अकाउंट में 12 लाख रुपए हैं। बाकी के वह इंतजाम कर लेगा। तो रमेश प्रसाद जी बोले, बेटा, इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। बाकी के रुपए मैं तुम्हारे अकाउंट में भेज दूंगा। जितने जरूरत हो मुझे बता देना। अगले दिन अजय, सुमन और विक्रम सिंगापुर के लिए निकल गए। अजय का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया था। यह सुनकर विक्रम और सुमन खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सुमन ने तुरंत घर पर पापा को फोन किया, पापा जी, ऑपरेशन सफल हो गया। अब अजय की जान को कोई खतरा नहीं है। लगभग 15 दिनों बाद विक्रम और सुमन अजय को लेकर भारत आए। सभी लोग अजय को देखने के लिए आ रहे थे। 2 दिनों बाद नेहा, अनन्या और अपने माता पिता के साथ उनके दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाजा रमेश प्रसाद जी ने खोला। नेहा को देखकर रमेश प्रसाद जी की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने कहा, नेहा, तुम्हें इस घर के अंदर आने की जरूरत नहीं है। भाई साहब, बहन जी, आप लोग मेरी बात का बुरा मत मानिए। आप लोग आए और अजय से मिल लीजिए। लेकिन आप अपनी बेटी से कह दीजिए कि यह पुणे वापस लौट जाए। मैं इतना तो पहले से जानता था कि नेहा पत्थर दिल है, लेकिन वह इतनी पत्थर दिल है, यह मैं नहीं जानता था। ये वही पुणे में विक्रम के साथ आराम से रहे। इसको इस घर में आने की जरूरत नहीं है। नेहा के माता पिता ने रमेश प्रसाद जी के सामने हाथ जोड़ दिए और उनसे कहा, भाई साहब, इस बार मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। दोबारा ऐसी गलती इससे कभी नहीं होगी।
नेहा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने कहा, पापा, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। तभी पीछे से सुमन ने कहा, पापा जी, माफ कर दीजिए नेहा को। कभी कभी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन सुमन, बहू, जाने दीजिए ना। इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। अब सब कुछ ठीक हो गया है तो उसे ठीक ही रहने देते हैं। तभी अजय ने भी कहा, पापा, माफ कर दीजिए, आने दो घर में। अजय के ठीक हो जाने से घर में खुशी का माहौल था। भगवान की दया से अजय के ऑपरेशन को आज कुछ महीने हो गए हैं। अजय बिल्कुल स्वस्थ है और आगे भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वह हमेशा स्वस्थ ही रहे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।